हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसके 3 पार्ट हो चुके थे। आज हम चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। 4th पार्ट में हम यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछले 1st, 2nd और 3rd पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आप उन्हें देख सकते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सभी आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यूनिट 4 से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया था वो था गिब्स मुक्त ऊर्जा तब धनात्मक होती है जब एंथैल्पी में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन, यहाँ पे आ जाएगा डैश डैश डैश, सकारात्मक पर होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निम्न तापमान पर। मीन्स गिब्स मुक्त ऊर्जा तब धनात्मक होती है जब एंथैल्पी में परिवर्तन और एंट्रोपी में परिवर्तन निम्न तापमान पर सकारात्मक होंगे। इसके बाद यूनिट 4 से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछा गया था अम्ल तथा क्षार उत्प्रेरक के नाम लिखिए। यहाँ पर आपको एसिड एंड बेस कैटलिस्ट के नाम बताने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अम्ल उत्प्रेरक। इसमें आ जाएगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फेरिक एसिड एड्स। इसके बाद हम देखते हैं क्षार उत्प्रेरक। तो क्षार उत्प्रेरक में हो जाएगा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रमुख क्षार उत्प्रेरक है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था स्टेरिक स्ट्रेन के विभिन्न प्रकार के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन के अलग अलग जो प्रकार हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसमें हम देखते हैं स्टेरिक स्ट्रेन मेनली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट देखते हैं टर्शनल स्ट्रेन। तो ये जो होती है स्ट्रेन दैट रिजल्ट फ्रॉम इक्लिप्स्ड बॉन्ड्स। सेकेंड आती है स्टेरिक स्ट्रेन। तो ये स्टेरिक स्ट्रेन जो होती है ये कब मिलती है? स्ट्रेन दैट रिजल्ट फ्रॉम एटम्स बेइंग टू क्लोज टुगेदर, जब एटम एक दूसरे के पास पास होते हैं। थर्ड आती है एंगल स्ट्रेन। ये स्ट्रेन कब होती है? जब बॉन्ड एंगल्स में वृद्धि या कमी होती है, मतलब चेंजेस होते हैं, तब मिलती है। तो इसे आप लिख सकते हैं स्ट्रेन दैट रिजल्ट फ्रॉम डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम नॉर्मल वैल्यूज। इसके बाद यूनिट 4 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे गए थे आपसे विंस्टन सिद्धांत को समझाइए, और सेकंड था न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक उत्प्रेरण को समझाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस। फर्स्ट आता है न्यूक्लियोफिलिक कैटालाइसिस। ये क्या होता है? एक न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, बाय रिएक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल टू फॉर्म अ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड विद द रिएक्टेंट। न्यूक्लियोफिलिक कैटालाइसिस देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड कोवेलेंट कैटालाइसिस। तो न्यूक्लियोफिलिक कैटालाइसिस को हम कोवेलेंट कैटालाइसिस के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर CH3CH2Cl के साथ जब हम OH की रिएक्शन करवाते हैं, तब अगर ये रिएक्शन I नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक कैटलिस्ट है, इसके प्रेजेंस में करवाते हैं, तब क्या होती है? रिएक्शन फास्ट होती है। और क्या मिलता है हमें? CH3CH2OH प्लस Cl नेगेटिव, है ना। जबकि इसी रिएक्शन को हम कब करवाएंगे? I नेगेटिव की एब्सेंस में। तब क्या होता है? जब I नेगेटिव की एब्सेंस में रिएक्शन करवाते तो रिएक्शन स्लो होती है। एंड न्यूक्लियोफिलिक
कैटालाइसिस में रिएक्शन की रेट अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ एंड सबस्ट्रेट ग्रुप की सस्केप्टिबिलिटी पर डिपेंड करती है जिस पर अटैक किया जा रहा है। इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस पर। तो इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस में कोवेलेंट इंटरमीडिएट एंजाइम के कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल एंड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एक इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन के बीच बनता है। एमिनो एसिड साइड चेन और वेरी इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस को अक्सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स या मेटल आयंस की आवश्यकता होती है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जो इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस होते हैं उनमें कोवेलेंट इंटरमीडिएट एंजाइम के कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के एक इलेक्ट्रॉन रिच पोर्शन के बीच जो होता है फॉर्म होता है। फिर एमिनो एसिड साइड चेन, एमिनो एसिड में जो साइड चेन होती है वो वेरी इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स प्रोवाइड नहीं करती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक कैटालाइसिस को अक्सर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनिक कोफैक्टर या मेटल आयन की आवश्यकता होती है। फिर इसके आगे कहा गया है कि मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म में क्या होती है वो हम देख लेते हैं। सबस्ट्रेट एंड कैटालाइटिक ग्रुप एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कंबाइन होते हैं, जिसमें एक कैटायनिक नाइट्रोजन एटम होता है। नाइट्रोजन अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन यह एक प्रभावी इलेक्ट्रॉन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है क्योंकि इनकी प्रोटॉन एक्शन में आसानी होती है तथा यह आसानी से कैटायनिक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बना सकता है। मीन्स यहाँ पर क्या कहा गया है, जो सबस्ट्रेट और जो कैटालाइटिकल ग्रुप है हमारा वो क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने के लिए कंबाइन हो जाते हैं, है ना। फिर एक कैटायनिक नाइट्रोजन एटम होता है, इनमें नाइट्रोजन अपने आप में क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता है, लेकिन क्या यह एक प्रभावी इलेक्ट्रॉन सिंक के रूप में कार्य कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इनके प्रोटॉन क्रिया में आसानी होती है तथा यह आसानी से कैटायनिक अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बना सकता है। इसके बाद आप इस मैकेनिज्म के साथ की डायग्राम बना सकते हैं। थ्योरी जो है बहुत इजी है, मैंने आपको लिखवा दी है, सेम उसी शब्दों में आपको समझा भी दिया है। आगे का क्वेश्चन है, विंस्टेन प्रिंसिपल को समझाइए। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, कर्टिन-हैम्मेट प्रिंसिपल के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कर्टिन-हैम्मेट प्रिंसिपल क्या है। कर्टिन-हैम्मेट प्रिंसिपल डेविड येरो कर्टिन एंड लुइस प्लेक हैम्मेट द्वारा प्रस्तावित केमिकल काइनेटिक में एक प्रिंसिपल है। इसके अनुसार एक ऐसी रिएक्शन के लिए जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स या रिएक्टेंट जो रैपिडली एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, इच गोइंग इनरिवर्सिबल रूप से एक अलग उत्पाद के लिए। मीन्स यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कोई दो हमारे रिएक्टेंट है, मान लीजिए ए एंड बी, और ये दोनों क्या है, अगर आपस में इक्विलिब्रियम में है ना, तो ये बनाता है बी, बना देगा सी मान लीजिए, और ये बना देता है डी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं, जबकि इनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट है ये इरिवर्सिबल नहीं है। तब उत्पाद जो होगा उसका अनुपात दोनों के बीच ऊर्जा के अंतर पर निर्भर करेगा। फर्स्ट हो जाएगा दो कन्फर्मर्स, सेकंड हो जाएगा रैपिडली इक्विलिब्रियम बनाने वाले आइसोमर्स में से प्रत्येक से उनके संबंधित उत्पाद के लिए एनर्जी बैरियर। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आवश्यक रूप से दो इंटरमीडिएट्स के इक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा।
मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका वितरण आवश्यक रूप से दो इंटरमीडिएट के जो इक्विलिब्रियम था उसके डिस्ट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप को विंस्टेन-हॉलनेस इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन में हमको यही पूछा गया था कि इस रिएक्शन से हम क्या समझते हैं। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई, रेट कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप को विंस्टेन-हॉलनेस इक्वेशन के रूप में जाना जाता है। अब ये जो हमारी कर्टिन-हैम्मेट प्रिंसिपल है किन सिस्टम पर अप्लाई होता है, जिनमें एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में दो सबस्ट्रेट से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हो। जैसे हमारे दो सबस्ट्रेट है ए एंड बी, तो ए से मान लीजिए सी बन रहा है, बी से बन रहा है डी, और ये दोनों कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है तेजी से इंटरकन्वर्जन होने वाले रिएक्टेंट्स का आपस में कोई भी संबंध हो सकता है ना, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो सकते हैं, इट्स। फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इरिवर्सिबल होना चाहिए, मीन्स जो हमारा उत्पाद बन रहा है उसे वापस रिएक्टेंट में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तथा डिफरेंट प्रोडक्ट आपस में इंटरकन्वर्ट होने में अनेबल होने चाहिए। मीन्स जो अलग अलग प्रोडक्ट है वे आपस में इंटरकन्वर्ट नहीं होने चाहिए। इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ए तथा बी इक्विलिब्रिएट रैपिडली, मीन्स ए तथा बी है जो इक्विलिब्रिएट होते हैं तीव्रता से, जबकि ए इरिवर्सिबल रूप से सी में तथा बी इरिवर्सिबल रूप से डी में चेंज हो जाता है। ए और बी इक्विलिब्रियम में है और ए किस में परिवर्तित हो रहा है, सी में, बी हो रहा है डी में। तब यहाँ पर जो के दिया गया है वो क्या है, ए तथा बी के बीच संतुलन स्थिरांक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और K1 और K2 क्या है, क्रमशः सी तथा डी के फॉर्मेशन हेतु रेट कांस्टेंट है। जब ए एंड बी के बीच इंटरकन्वर्जन की रेट अधिक तीव्र होती है तो कर्टिन-हैम्मेट प्रिंसिपल हमें बताता है कि सी अनुपात डी प्रोडक्ट अनुपात संतुलन ए अनुपात बी के बराबर नहीं है। मीन्स जब ए और बी इन दोनों के बीच की इंटरकन्वर्जन की रेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तब हमें क्या पता चलेगा कि सी और डी जो है इन दोनों के अनुपात में, प्रोडक्ट अनुपात में संतुलन ए अनुपात बी के बराबर नहीं है। यदि रिएक्टेंट ए एंड बी समान ऊर्जा पर थे तो प्रोडक्ट अनुपात केवल प्रत्येक संबंधित उत्पाद के लिए अग्रणी प्रतिक्रियाओं के एक्टिवेशन बैरियर्स पर डिपेंड करेगा। अब आगे कह रहे हैं कि यदि जो हमारे रिएक्टेंट ए और बी है अगर समान ऊर्जा वाले थे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का अनुपात केवल प्रत्येक संबंधित उत्पाद के लिए अग्रणी प्रतिक्रियाओं के एक्टिवेशन बैरियर पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। हालांकि एक रियल वर्ल्ड के परिदृश्यों में दो रिएक्टेंट्स के कुछ डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होने की संभावना है। हालांकि कर्टिन-हैम्मेट परिदृश्यों को लागू करने के लिए उनके अंतर रूपांतरण की बाधा कम होनी चाहिए। इस मामले में उत्पाद वितरण ए से बी के संतुलन अनुपात और संबंधित उत्पाद सी और डी और उनके संबंधित संक्रियण बाधाओं पर निर्भर करता है। दोनों कारकों को ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में अंतर डेल्टा डेल्टा जी प्लस प्लस द्वारा ध्यान में रखा जाता है। ये डायग्राम है जो आपको इस क्वेश्चन में बनाना है। इसके आगे आप गणितीय रूप भी लिख सकते हैं। उत्पादों का मान केवल चित्र में डेल्टा डेल्टा जी पॉजिटिव लेबल वाले मान पर निर्भर करता है। सी प्रमुख उत्पाद होगा क्योंकि TS1 की एनर्जी TS2 की एनर्जी से कम है। हम डायग्राम से इसे समझते हैं। इन्होंने कहा है कि सी हमारा जो होगा मेन प्रोडक्ट होगा, तो देखिए सी हमारा मेन प्रोडक्ट है और कहा गया है कि TS1 की एनर्जी TS2 से कम है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी एनर्जी TS2 से कम है। अब आगे कहा गया है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्ट्रेट के सापेक्ष
मुक्त ऊर्जा तथा रिलेटिव एक्टिवेशन एनर्जी को शो करता है। अब गणितीय रूप से हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट अनुपात को हम लिख सकते हैं K1 K2 के फलन के रूप में अथवा संगत ऊर्जाओं में। डेल G 0, डेल G1 पॉजिटिव पॉजिटिव, डेल G2 पॉजिटिव पॉजिटिव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डेल G पॉजिटिव पॉजिटिव इज इक्वल डेल G2 माइनस डेल G1, और ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं। इसके साथ प्लस में क्या लिख सकते हैं? डेल G 0। एनर्जी डायग्राम का एक इंस्पेक्शन यह स्पष्ट करता है कि डेल G पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रांजिशन स्टेट में ठीक अंतर है।